सिनेमा घर कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए उपासना जग्गा का नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 के दशक की एक सुपरहिट फिल्म जिसका नाम है अपनापन। जैसा कि इसका नाम है ऐसा इस फिल्म में दर्शाया भी गया है और किस तरह से अपनापन किसी का भी दिल जीत सकता है, इस कहानी की यही बात है जो इसे खास बनाती है। तो आइए इस कहानी को शुरू करने से पहले जो इसमें कलाकार हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। परिचय करवाने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक हैं वो हैं जे ओम प्रकाश। और आप जैसा कि जानते हैं कि उनकी एक खासियत यही है कि वो अक्षर से किसी भी फिल्म का चुनाव करते हैं तो बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई है जे ओम प्रकाश के लिए फिल्म भी अपनापन। और से ही बनी हुई सीरीज की ये एक फिल्म है और इस फिल्म की जो कहानी है वो लिखी है किशोर साहू ने। और इसमें जो किरदार निभाए हैं मुख्य भूमिकाओं में जो हैं वो है नायक जितेंद्र, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार। बहुत सारे कलाकार और भी हैं, एक एक से परिचय करता देते हैं। जितेंद्र जो हैं इस फिल्म में बने हैं अनिल मेहरा। संजीव कुमार ने रोल निभाया है राजा यशपाल सिंह का और वो इस फिल्म में स्पेशल भूमिका में है, स्पेशल अपीयरेंस है उनका इस फिल्म में। रीना रॉय कामिनी अग्रवाल के रूप में है। सुलक्षणा पंडित ने राधिका शर्मा का रोल किया इस फिल्म में। पिंचू कपूर मिस्टर देसाई बने हैं। अरुणा ईरानी ने एक नौकरानी का ही रोल किया है, लेकिन छोटे से रोल में भी उन्होंने अपनी एक अमिट छाप जो है वो दर्शकों पर छोड़ी है। और उनका जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो है गंगूबाई का। और इफ्तिकार किशन अग्रवाल हैं इस फिल्म में बने हुए। और छोटा सा बच्चा जो कि अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है इस फिल्म में, बहुत ही अच्छा रोल निभाता है मास्टर बिट्टू। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा अभिनय उन्होंने इस फिल्म में किया है। प्रकाश उनका नाम है और सुंदर ने राम लखन की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। तो ये फिल्म जो है 70 की दशक की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। गाने एक से एक बढ़कर है, कर्णप्रिय है, मधुर है, सुनने लायक है। आज भी जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, यानी कि पूरी तरह से हमारे मन को भा जाते हैं, क्योंकि इन जो गीतों की रचना है वो की है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो चलिए, ये तो हमने आपका इस फिल्म के जो किरदार है उनसे परिचय करवा ही दिया। अब कहानी की ओर भी बढ़ते हैं। तो जो इस कहानी का मतलब म्यूजिक है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें, बहुत ही अच्छा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो अब शुरुआत हो रही है आज की इस फिल्म की। जी हाँ, आज की फिल्म है अपनापन। इसका म्यूजिक आप पहचान ही गए हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है रीना रॉय से। और रीना रॉय इस फिल्म में कामिनी अग्रवाल की भूमिका निभा रही है। वो किस तरह से एक इस फिल्म में स्वार्थी औरत की भूमिका के रूप में है कि वो किस तरह से अपने एक छोटे से बच्चे को और अपने पति को छोड़ देती है और अपने सपनों की खातिर जो अपना वो घर छोड़ देती है। उस समय की ये बात है 70 के दशक की। हालांकि आलोचकों को, अगर हम आलोचकों की बात करें तो उन्होंने इसे पूरी प्रशंसा दी है इस फिल्म को कि रीना रॉय ने जो अपना किरदार है बहुत ही बखूबी निभाया है। और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला इस फिल्म के लिए। लेकिन उन्होंने ये
पुरस्कार जो है वो नहीं लिया, उसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो फिल्म के नायकों में से एक थी, ना कि सहायक अभिनेताओं के रूप में। तो अपनी जो छवि है उनकी इस फिल्म में, एक जो कि अपने उनके असूल है, अपनी वो जिंदगी जीना चाहती है, किसी का नहीं सुनती, उस के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। तो कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां पर जितेंद्र यानी कि अनिल मेहरा अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि गाड़ी से टकरा जाती है और अनिल जो है वो उतर जाते हैं, उस महिला को बचाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आप आ गई। तो उन्होंने कहा कि अचानक ही गलती से ऐसा हो गया। तभी अनिल उन्हें बताते हैं कि मैं तो कहीं एक बिल्डिंग है शिव सदन, वहां जाना चाह रहा हूं, उसका पता वो उनसे पूछते हैं। तो लड़की इशारों से बताती है कि इधर जाके इधर मुड़ जाइए, उधर से इधर मुड़ जाइए, यानी कि बताना तो चाह रही थी, लेकिन इसी अंदाज से जो के हैं अनिल वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जितना आप समय लगा रही हैं ये सब बताने में, अगर आप मुझे गाड़ी में ही बैठ के मुझे वहां तक छोड़ दें तो कितना अच्छा हो। तो वो लड़की मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है, यानी कि जितेंद्र यानी कि अनिल जो हैं उन्हें गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं और बातों बातों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। और अनिल कहते हैं कि वो शहर में नए हैं, पहले वो दिल्ली में रहते थे और अब वो मुंबई नौकरी के लिए आए हैं। और लड़की भी थोड़ा सा खुल जाती है अनिल मेहरा से और बताती है कि वो यहाँ पर एक कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, इतने में ही अनिल का जो है दफ्तर आ जाता है और वो लड़की उन्हें वहीं पर छोड़ करके खुद बस लेकर चली जाती है। अब अगला जो दृश्य होता है उसमें अनिल मेहरा अपने ऑफिस में हैं और अपने बॉस से मिल रहे हैं और वहां पर जो कारोबार के सिलसिले में आए हैं। तो जो बॉस हैं वो कहते हैं कि हमें 25 लाख का कपड़ा जो है इस बार दूसरे मुल्क को भेजना है और हम भेज भी चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस बार 50 लाख का कपड़ा जो है हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे दूसरे देशों में भेजेंगे। अनिल कहते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक आपका जो टारगेट है 25 लाख का हो गया है, तो अगले 6 महीनों में 50 के बल्कि जो टारगेट है हमारा वो 60 लाख के लगभग होगा। बॉस की बातें सुनकर के अनिल को भी अच्छा लगता है और अनिल की जो बातें होती हैं वो भी बॉस को बहुत प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से जो काम का सिलसिला है वो चलने लगता है। अगले दिन क्या होता है, जब अनिल अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो गाड़ी में उसे एक किताब मिलती है जिसमें राधिका शर्मा लिखा होता है। वो पहचान जाते हैं कि ये जो किताब है ये तो उसी लड़की की है जिसे कल मैंने गाड़ी में बिठाया था। अब अनिल को उस लड़की का नाम तो पता चल जाता है, लेकिन वो कहाँ रहती है, उस किताब को वो उस तक कैसे पहुंचाए, इसी कश्मकश में अनिल जो है वो अपनी फोन डायरेक्टरी जो होती है उसे देखने लगते हैं। राधिका नाम की कई लड़कियों को फोन करते हैं और बहुत बार हास्य जो इस तरह की सिचुएशन है वो भी हो जाती है कि राधिका नाम की कई लड़कियों से उनका सामना होता है, लेकिन उन्हें जैसे वो ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं मिलती। लेकिन तभी एक जगह पे फोन लगता है तो राधिका से बात करने के लिए कहते हैं, तो वहां से आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल सही फोन लगाया है आपने, यही राधिका का घर है, मैं राधिका का भाई बोल रहा हूँ। तो अगले ही पल वो राधिका से अनिल की बात करा लेते हैं और राधिका भी फोन पर अनिल की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और इस तरह से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और अगले दिन ये तय होता है कि अनिल जो किताब है उसे कहाँ लौटाएगा। अगला जो कहानी का मोड़ होता है वो अलग तरह का होता है। राम लखन जो कि सुंदर हैं वो अनिल के घर पे काम करते हैं, घरेलू कामकाज में उनका सहयोग करते हैं। गंगूबाई जो है अरुणा ईरानी इस फिल्म में बनी है, वो भी काम करने के लिए घर आती है, अनिल से कहती है कि अंदर से अपने साहब को बुलवाओ।
अनिल कहता है कि मैं ही साहब हूँ और अंदर कोई भी साहब नहीं है। कहती है कि मुझे किसी दूसरी बाई ने काम के लिए भेजा है, आप चाहें तो मुझे 30 रुपए की पगार पर अपने घर पे रख सकते हैं। तो इस तरह से गंगूबाई को भी जो है अनिल मेहरा वो अपने घर में कामकाज के लिए रख लेते हैं। अगले दिन का जो दृश्य होता है उसमें अनिल अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में राधिका अपनी एक सहेली के साथ जा रही होती है। राधिका को देखकर हॉर्न बजाते हैं और उन्हें बड़े विनम्रतापूर्ण जो उनकी किताब होती है उसे लौटाते हैं। और पहली मुलाकात जब उनकी हुई थी और किस तरह से वो गाड़ी की चपेट में आ गई थी, उसके लिए अनिल राधिका से माफी मांगते हैं और उसके बाद एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि उसकी गाड़ी में एक बार फिर से बैठ जाएं और वो बैठ भी जाती है। खूब हंसी मजाक होता है और अपनी सहेली से वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तो सहेली भी कहती है कि वो आराम से जाए और इस तरह से दोनों की खूब बातचीत होती है। राधिका अनिल से कहती है कि उन्हें बॉम्बे कैसा लगा और अनिल कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं और किस तरह से उन्होंने अभिवादन किया है। ये यहाँ के लोगों के बारे में उनका कहना कि बहुत ही अच्छे हैं और इस तरह से हंसते हंसते उनका सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों बहुत खुश होते हैं और जब अगले दिन सुबह वो उठते हैं, अनिल तो राम लखन जो उनके लिए कॉफी बनाता है और गंगूबाई भी उनका पूरा ध्यान रखती है, उनके सिर की मालिश करती है। गंगूबाई और राम लखन के साथ भी अनिल का जो रिश्ता होता है बहुत सौहार्दपूर्ण होता है। वो नौकर को नौकर नहीं समझते बल्कि घर के एक फैमिली मेंबर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। राधिका जो है उनकी जो एक सहेली होती है वो भी अनिल के बारे में राधिका को छेड़ती है, चिढ़ाती है और इधर जो है अनिल जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम वहां पर कर रहे हैं और बीच बीच में चोरी चोरी से बहाने से राधिका को भी रोज मिलते हैं। से जो मुलाकातें हैं वो रोज होने लगती है। जो बम्बई की सड़कें हैं वहां का जो दृश्य होता है बहुत ही खूबसूरत होता है और इस तरह से दोनों रोज जब मिलते हैं और किस तरह से फूलों का आदान प्रदान होता है, गिफ्ट से एक दूसरे को दिए जाते हैं और किस तरह से अनिल जो है राधिका को छोड़ने घर जाते हैं, लेने जाते हैं, यानी कि अब जो चाहत है वो अब प्यार में बदल जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे हैं। रोज रोज मिलने का नया नया बहाना ढूंढते हैं, फोन करते हैं, यहाँ तक कि अनिल मेहरा का जो बॉस है उन्हें भी इस बात की भनक लग जाती है, खबर हो जाती है कि आजकल अनिल मेहरा किसी लड़की के साथ अपना जो कीमती समय है उसे व्यतीत कर रहे हैं और इस तरह से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है। को हम मिले मंगलवार को अरे सोमवार को हम मिले मंगलवार को खुद को मेरी नींद गई जुमेरात को चैन। अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से आज है एतवार, 7 दिनों में
जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना एक महीना, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना एक महीना, अभी से हाल हुआ है ये मुश्किल हो गया जीना, 1 बरस तक हो जाएगा मरना भी दुश्वार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। चार बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, अरे 4 बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, 5:30 को लेकर गाड़ी तुमसे मिलने भागा। जीवन कैसे गुजरेगा जब कटते नहीं पल चार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। ओ हो 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 हो। सोमवार को हम मिले। शादी की क्या बात करूं, अभी हुई नहीं सगाई, अरे शादी की क्या बात करूं, अभी हुई नहीं सगाई, कैसे नवंबर आएगा, अभी आया नहीं जुलाई, जून तलक भी है मुश्किल और अब तो इंतजार, 7 दिनों में पहुंच गए हम 7 समंदर पार। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, और शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। साथियों 7 दिन में ही 7 जन्मों जैसा प्यार दोनों को हो गया है और अगले दिन जो है अनिल राधिका को अपने घर पर आमंत्रित करता है।
राधिका घर आ जाती है तो अनिल उनसे पूछते हैं कि घर में क्या कहकर आई हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पे यही कह के आई हूँ कि मैं ज्योति के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। राधिका घर जब पहुंचती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। तो अनिल से पूछती है कि उनके साथ क्या घर में कोई और नहीं रहता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने नौकरों के साथ अकेला ही रहता हूँ। अनिल राधिका से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर भी मिल सकता था, परंतु मैंने किसी खास वजह से ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए घर बुलाया है ताकि हम घर पर बैठकर ढेर सारी बातें कर सकें। चाय कॉफी का इंतजाम किया होता है अनिल ने, दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी राधिका की नजर मेज पर पड़ी हुई एक छोटे से बच्चे की तस्वीर होती है, उस पर जाती है और अनिल से कहती है कि ये कौन है। वो उसे अनिल की बचपन की तस्वीर समझती है, लेकिन अनिल भी चुप हो जाता है जब वो कहती है और वो उसे बताता है कि वो ये इस तस्वीर में नहीं है, ये उसके बचपन की फोटो नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये मेरे बच्चे की तस्वीर है, यानी कि मैं बैचलर नहीं हूँ। तो राधिका को ऐसा लगता है जैसे काटो तो खून नहीं, जैसे उस पे तो वज्रपात सा हो जाता है कि जब वो जानती है कि अनिल तो पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे का पिता भी है। तभी अनिल जो है अपने पूरे फ्लैशबैक में चला जाता है और राधिका को पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरह से वो कॉलेज के दिनों में कामिनी अग्रवाल जो है उनकी जो पूर्व पत्नी थी उसके साथ मिला था और किस तरह से उन्होंने शादी की और किस तरह से इस बच्चे का जन्म हुआ। और वो कोई भी बात राधिका से नहीं छुपाता, बल्कि पूरी बात जो है उन्हें बता देता है और किस तरह से कामिनी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। शुरुआत में तो सब अच्छा चल रहा था, उनका हंसता खेलता परिवार था, लेकिन किस तरह से उनका तबाह हो गया ये परिवार वो बताते हैं और नौबत जो है वो तलाक तक पहुंच गई थी। और इस तरह से वो बताते हैं राधिका को कि जो कामिनी है वो तलाक लेकर हमेशा के लिए उनकी नजरों से दूर हो गई। अब वो राधिका से कहता है कि अगर तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकती हो, लेकिन क्योंकि जो प्यार की पींगे हैं वो तो राधिका बढ़ाई चुकी थी, अब ये सवाल ही नहीं था कि वो पीछे हटती। इसलिए उसने यही फैसला किया कि अब वो इस मोहब्बत को अंजाम देके रहेगी। अब उसने ये कदम उठाया है तो अपनी मोहब्बत को निभा कर रहेगी। और वो कहती है कि जो उनका बेटा होता है अनिल का प्रकाश, उसे भी वो यही कहती है कि उसे अपना माँ का प्यार देगी और अगर संभव हुआ तो वो आने वाले समय में अपना भी कोई बच्चा नहीं करेगी, बल्कि प्रकाश को ही अपना बच्चा मानेगी। धीरे धीरे ये बात जो है राधिका वो अपने घर में जाकर अपने भैया भाभी को बताती है और उसके बाद अनिल भी भैया भाभी से मिलता है। अनिल उन्हें पूरी तरह से कन्विंस करवाता है कि पहला जो तलाक था उसका वो बहुत सारे घरेलू कलह क्लेश की वजह से हुआ था और किस तरह से जो उच्च महत्वाकांक्षी महिला थी, जो कि पूरी तरह से आत्म केंद्रित महिला थी कामिनी, उसके साथ उन्होंने प्यार किया था लेकिन वो इसे निभा नहीं सकी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और कामिनी के साथ भले उन्होंने 2 साल बिताए हैं, लेकिन राधिका के साथ जो 7 दिनों का उनका ये रिश्ता है वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। उन्हें इन 7 दिनों में अपनापन लगता है जो कि उन्होंने 2 साल में कभी भी कामिनी के साथ महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हैं। भैया भाभी भी सहमत हो जाते हैं, उनके रिश्ते पर मुहर लग जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश हैं। उधर गंगूबाई और जो राम लखन हैं वो भी खुश हैं। पार्टी चल रही होती है और गंगूबाई जो है वो मस्ती में झूमती है, नाचती है और ये गाना गाती है।
खुशी में पागल हो गए मैंने झांझर बांधी। हाँ दिल पे जरा हाथ रख लो बाबू, फिर गंगूबाई की चाल देखो। पान बिन सुपारी कत्थे बिन चूना, सैया बिन घर सुना। पान बिन सुपारी कत्थे बिन चूना, पान बिन सुपारी कत्थे बिन चूना, सैया बिन घर सुना। मेरा सेठ बना दूल्हा घर सेठानी आई, बना दूल्हा घर सेठानी आई। कभी देखी न सुनी ऐसी सुंदर लुगाई, मत पूछो क्या सोच के मर गई शर्म से गंगूबाई। आपके बरसे शादी हुई है, अब के बरसे शादी हुई है, क्या हो वे अगले साल देखो। दिल पे जरा रख लो बाबू, फिर गंगूबाई की चाल देखो। चाल देखो, चाल देखो, फिर गंगूबाई की चाल देखो। राजा दिल पे जरा हाथ रख लो बाबू, फिर गंगूबाई की चाल देखो। दिल्ली का छोरा बम्बई की छोरी, जुड़ गई धागे से डोरी। दिल्ली का छोरा है बम्बई की छोरी, दिल्ली का छोरा बम्बई की छोरी, जुड़ गई धागे से डोरी। धड़का जियारा चूड़ी जो खन की, धड़का जियारा चूड़ी जो खन की, चूड़ी के साथ फिर झांझर भी चमकी। जीवन का तमाशा लागी दुनिया
ट्यून किया विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज इस सिनेमा घर में हमने आपके लिए चुनी है फिल्म अपनापन। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी वेट कंट्रोल करना है डाबर हानी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हानी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक द बी डाबर हानी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हानी। साथियों, कहानी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस तरह से अनिल और राधिका का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। राधिका हर बात का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है और अनिल को बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि उन्हें अब जो जीवन साथी है वो अच्छा मिला है। परिवार का सुख क्या होता है वो अब अनिल को भी पता चल रहा है। किस तरह से राधिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, किस तरह से वो पूरे घर को सुबह से लेकर शाम को संभालती है, ये देख करके अनिल को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ गंगूबाई और जो राम लखन है वो भी पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो राधिका है वो अधिकतर जो घर का काम है अपने हाथों से ही करती है, खाना बनाती है ताकि वो अनिल का जो है हृदय उसको जीत सके। गंगूबाई भी कहती है कि प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। प्रेम की ताकत क्या होती है, प्रेम की कैसी शक्ति होती है, इसके बारे में वो छोटी छोटी बातें जो है राधिका से शेयर करती है और ये भी कहती है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्मांतर का होता है। अगर कभी किसी एक को गुस्सा आ भी जाए तो दूसरे व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यही गुरु मंत्र है अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का। और अगर पत्नी ने ये बात मान ली तो उसका जीवन सुखमय हो गया। और इस तरह से ये सब बातें हंसी मजाक में हो जाती हैं। और अगले दिन राधिका वो अनिल जो है अपने जो शादी के गिफ्ट्स होते हैं उन्हें खोल रहे होते हैं, तभी अनिल जो है राधिका को कहता है कि मैं तुम्हारे नाम का एक लॉकर बैंक में खुलवा देता हूँ ताकि तुम अपने जो कीमती गहने वगैरह है, गिफ्ट्स है, वहां पर रख सको। लेकिन राधिका कहती है कि जब ऑलरेडी आपके नाम से लॉकर है तो मुझे दूसरा लॉकर खोलने की क्या जरूरत है। तभी ये बातें अनिल को फ्लैशबैक में ले जाती हैं कि जब वो कामनी से उनका रिश्ता था, जो वैवाहिक जीवन जब वो बिता रहे थे, किस तरह से कामनी हर बात में अपना पैसा, अपना गहना हमेशा करती रहती थी और हमेशा अनिल को इस बात के लिए भी ताना देती थी कि वो अपना लॉकर खुलवाएगी और वहां पर अपने गहने को रखेगी। तो यानी कि स्थितियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। एक कामिनी थी जो इस तरह का व्यवहार करती थी, दूसरी तरफ ये जो राधिका है वो बहुत ही सुशिक्षित और सुशील है और किस तरह से वो अपने व्यवहार से, अपने प्यार से अपने पति का जो दिल है उसे जीत रही है, इस फिल्म में दिखाया गया है। तभी अचानक गिफ्ट खोलते खोलते वहां पर उन्हें एक बॉस की चिट्ठी मिलती है और उन्होंने शुभकामनाएं उन्हें दी होती है उनके वैवाहिक जीवन के लिए। साथ ही उसमें ये बात पता चलती है राधिका को कि अनिल को अब मैनेजर बना दिया गया उस कंपनी में और जो उनकी पगार है, जो उनकी तनख्वाह है, वो भी 3,000 रुपए महीना कर दी गई है। और ये दोनों जब बात पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है और अनिल इसके लिए राधिका को कहते हैं कि तुम्हारे जो कदम हैं वो इतने शुभ पड़े हैं इस घर में, तुम्हारे आने से सब कुछ अच्छा हो गया। यानी कि वो पूरा श्रेय जो है वो राधिका को देते हैं और हंसी मजाक होता है, दोनों खुश हो जाते हैं ये सुन करके। अब राधिका भी ये कहती है कि उनका जो ये जीवन है वो अच्छा चल रहा है। प्रकाश को वो किसी दिन मिलने जाएंगे। प्रकाश जो उनका बेटा है वो बोर्डिंग स्कूल में श्रीनगर में पढ़ता है। वो पूरी तरह से अपने बच्चे
प्रकाश को अब प्यार देंगी और उससे मिलने के लिए वो उत्साहित है कि कब उससे मुलाकात होगी और वो अपने बच्चे को देखेगी। ये बातें सुनकर अनिल है वो खुश हो जाता है। राधिका की बातें जो है उसके दिल को छू जाती है, वो उसे और अधिक प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तभी अपने अलमारी में वो कपड़े ढूंढ रहा होता है तो उसे कपड़े नहीं मिलते। तो वो कहता है कि मेरा कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं है। इसी बीच राधिका कहती है पहले आप तैयार तो हो जाओ और मैं आपके लिए कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर से एक बार अनिल जो है वो फ्लैशबैक में चला जाता है और किस तरह से जब कामनी घर लौटती थी क्लब से रात के समय या सुबह, तो वो अपने बच्चे की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी और जो अनिल है किस तरह से बच्चे को संभाल रहा होता था और जो उसकी तनख्वाह थी उस समय बहुत कम थी और उसे वो कहता था कि इन्हीं पैसों में गुजारा करे। लेकिन जो कामनी है वो बहुत ही बिगड़ैल टाइप की औरत होती है, क्योंकि वो हमेशा यही कहती है कि आई हेट किड्स, मुझे बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो कहती है कि मुझे बच्चों से नफरत है। माँ और बच्चे का क्या रिश्ता होता है उसे कुछ नहीं मालूम। उसने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन वो पूरी तरह से माँ नहीं बन पाई। वो तो कहती है कि मुझे तो सिर्फ छुटकारा चाहिए, मैं इस रिश्ते को अधिक समय तक नहीं झेल पाऊंगी। तो वो तलाक चाहती थी और उसने तलाक ले भी लिया। जब ये बातें फ्लैशबैक में अनिल सोच रहा होता है और दूसरी तरफ राधिका का जो व्यवहार है, वो जब कपड़े प्रेस करके कोट और पैंट लेकर आती हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये बातें सुनकर। और तब राधिका अनिल से कहती है कि आप किस सोच में पड़ गए हो, क्या सोच रहे हो, चलिए ये सब आपका सब तैयार है, चलिए हम जहाँ जाना चाह रहे हैं हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद अनिल राधिका को कहता है कि उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, अब वो श्रीनगर घूमने जा रहे हैं क्योंकि प्रकाश भी वहीं पड़ता है। इस बहाने थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा शादी के बाद और वो प्रकाश को भी मिल पाएंगे। अब जो उनकी तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं और अगले दिन जो है अनिल और राधिका बस में श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। और जिस बस में वहाँ पे वो बैठे होते हैं वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है, साथ में उनकी एक बेटी भी होती है। वो जो गाना गा रहे होते हैं, इस गाने को सुनकर वो भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और बस जा रही होती है और ये बाप और बेटी जो है वो गाना गा रहे होते हैं। सच में ये जो गाना है ये इतना अच्छा बन पड़ा है कि इस गाने को सुनकर हमें भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये गाना हमारे मन में हमेशा गूंजता ही रहे। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मुसाफिर
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। गाड़ी से उतर जाते हैं उस बस से और अनिल और जो राधिका हैं वहां पर उनका जो मित्र है डॉक्टर जोशी वो उन्हें लेने आते हैं और राधिका का परिचय अनिल करवाता है। दोनों के बच्चे जो हैं वो सेम स्कूल में वहीं पर श्रीनगर में पढ़ते हैं और प्रकाश भी अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा होता है कि आज उसके मम्मी पापा आएंगे। खूब हंसी मजाक आपस में ये लोग करते हैं। अगले दिन जो है दोनों प्रकाश को मिलते हैं। नई माँ को जैसे वो देखता है तो प्रकाश खुश हो जाता है। पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर माँ को देखकर गले मिलता है। माँ से कहता है कि माँ मुझे अब छोड़कर कभी मत जाना। और प्रकाश भी खुश है कि अगले 6-7 दिनों तक उसके जो माता पिता है अब यहीं श्रीनगर में रहेंगे। अगले दिन एक स्टोर में एक बार फिर से जो है राधिका और जो कामिनी है उनकी मुलाकात होती है। राधिका वहां पर ऊन खरीद रही होती है, तभी वहां पर कामिनी का आना होता है। दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि गलती से जो कामिनी का पर्स है वो नीचे गिर जाता है और राधिका उस पर्स को हैंडओवर करती है कामिनी को। दोनों की बातचीत होने लगती है और राधिका बताती है कि वो यहाँ पर अभी नई है और उनके जो पति हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और मिस्टर मेहरा के नाम से कामिनी चौंक जाती है और उन्हें अपने होटल का पता भी दे देती है जहाँ पर वो ठहरी हैं। इस तरह से दोनों जो है वापस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम को श्रीनगर की वादियों में शिकारा पर बैठकर जो वहाँ के रौनक सिंह है सरदार जी वो अपनी पत्नी के साथ घूम रहे होते हैं और इसी बीच अनिल और राधिका भी शिकारा पर बैठे होते हैं और हंसते हैं मजाक करते हैं। और शाम को वहाँ पर एक पार्टी का आयोजन होता है। उस पार्टी में उनको भी आमंत्रित किया जाता है और इधर जब कामिनी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके जो पति हैं वो बीमार हैं और जो बीमार पति हैं वो उन्हें डांटते हैं कि वो देर से आई है, वो अपनी पार्टियों में मस्त है, पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। इस तरह से अनेक मुद्दों पर उनकी जो बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है वो शुरू हो जाता है और कामिनी वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जो पार्टी होती है उसमें राजा यशपाल जो है वो वहां पर सबसे मिलते हैं, उनका परिचय कराते हैं। राजा यशपाल की जो भूमिका है वो संजीव कुमार निभा रहे हैं। इस फिल्म में उनकी एक खास बात है कि भले ही उन्होंने 35-40 की उम्र में जो किरदार निभाया है, 65-70 वर्ष के एक बुजुर्ग का किरदार निभाया है और पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उनकी धीरे धीरे मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन वो सबके साथ घुल मिल कर रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं और सब उनकी तारीफ भी करते हैं। राधिका जो अनिल है उन कश्मीर की वादियों में
शेयर करते हैं, खुश होते हैं जब सभी से उनका परिचय हो जाता है। ये जानकर उन्हें और भी अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और मिलनसार है। और अगले दिन जब वो दोपहर के समय कश्मीर की इन हसीन वादियों में घूम रहे होते हैं तो ये गाना बज उठता है। दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। तेरे दिल में जगह मिली, स्वर्ग हमें क्या करना है, क्या करना है। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। छूना चाहो तो बादल को छू लो अपने हाथों से। अरे दिल ना बहलाओ सजना मुझे महलों की बातों से। उन गलियों की बात करो जिन गलियों से गुजरना है, गुजरना है। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। जो राजा यशपाल हैं उन्होंने भी इसमें एक अच्छी भूमिका निभाई है और किस तरह से दूसरों को हंसाने वाला जो व्यक्ति है उसके पीछे कितना दुख है, वो कितना अंदर से दुखी है, वो हम इस फिल्म में देखते हैं। राजा साहब हर दिन नए नए पौधे लगाते हैं कि आने वाला कल जो है बच्चों के लिए बेहतर हो। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं किस तरह से वो फल खाया करते थे चोर चोर के, तोड़ तोड़ के। तो वो चाहते हैं कि आज वो जो पौधे लगा रहे हैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हैं उन फलों को खाएंगे। और दुनिया के बारे में बस राजा साहब का यही कहना है कि परिवार को बनाए रखने के लिए जो आपसी समझ है, सूझबूझ है, आपसी सामंजस्य है, उसका होना बहुत जरूरी है। वरना जो है प्यार वो नहीं रहता, टूट कर बिखर जाता है। मतलब वो एक गुणी और नेक दिल इंसान है और किस तरह से प्यार के पौधे को सींचा जाना चाहिए वो बखूबी हम सबको भी समझाते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं और जो उस फिल्म के किरदार है उन्हें भी बताते हैं। उधर जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो अपनी पत्नी कामनी को, जो कामनी होती है अग्रवाल, उसको बहुत डांटते हैं और यही कहते हैं कि वो देर रात तक पार्टियां करती है और सुबह देर से उठती है। कहते हैं कि जो जल्दी उठ जाए वही एक अच्छी जो है घर की औरत होती है, इसलिए सुबह तुम जल्दी उठा करो। फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है और जो ये कामनी है ये अपने पति से लड़ने लगती है क्योंकि जो कामनी है वो
पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड औरत है। उसने कभी भी घर की तरफ, बच्चे की तरफ, किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपने पैसों से प्यार करती है और जो वो महत्वाकांक्षी जो उसने सपने पाल रखे हैं, यानी कि जो अपना उसका सो कॉल्ड करियर है, उसको ऊंचा उठाने के लिए उसे जो भी कुछ करना पड़े, जिस हद तक से भी गुजरना पड़े, वो ये सब करती है। इधर जो है प्रकाश अपनी नई माँ से मिलकर खुश है और तभी अचानक जो उसकी बॉल होती है खेलने वाली, वो बालकनी से नीचे गिर जाती है। नीचे वो देखती है कि कामनी खड़ी हुई होती है और वो बॉल लेकर ऊपर आती है और बच्चे से हाथ मिलाती है। जैसे बच्चा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ बहुत मिट्टी से सने हुए होते हैं, बिल्कुल गंदे होते हैं। तो कामिनी अग्रवाल अपना हाथ पीछे कर लेती है, बच्चे से हाथ नहीं मिलाती। दोनों जो है कामिनी और राधिका वो चाय पीते हैं और वो बताती है कामिनी किस तरह से आज अपने पति से लड़कर आई है। राधिका समझाती है कि ऐसा वो ना करे, पति के साथ बिल्कुल भी मत झगड़े। इसी बीच में जो कामिनी है वहां पर वो फोटो देख लेती है, जो अनिल की तस्वीर होती है वो राधिका के साथ होती है। तब उसे पता चलता है कि यही उनके पति हैं। तो वो बताती है कि आपकी शादी को तो 3 महीने हुए हैं, लेकिन ये 6 साल का बच्चा फिर किसका है। फिर पूरी कहानी जो है राधिका कामिनी को बताती है कि वो किसी को ना बताए कि इस अभागे बच्चे की जो माँ है उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई है। तो साथियों, ये सुनकर तो दर्शकों का दिल भी द्रवित हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ये कामिनी होती है, कामिनी अग्रवाल ही होती है जो उस बच्चे की माँ होती है। जैसे उसको ये पता चलता है कि ये बच्चा मेरा है, अब तो वो रोज नए नए बहाने बनाकर से प्रकाश को मिलती है और जैसे उसे मौका मिलता है वो उसे गले लगाने का भी प्रयास करती है। इस बीच में जो है राधिका आ जाती है तो वो उसे थोड़ा सा छोड़ देती है, यानी कि पूरी तरह से अब उसे पता चल गया है कि ये बच्चा तो अनिल और उसका बच्चा है और किस तरह से वो अपने बच्चे को पाने की खातिर वो क्या क्या करना चाहती है, किस किस हद तक जाती है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और पूरी तरह से जो राय साहब हैं वो भी इस फिल्म में समझाते रहते हैं कि हमें जो नियति है उसे मान लेना चाहिए, नीति के हिसाब से चलना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर समय निकल जाता है बाद में पछताना पड़ता है तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं आता। तो इस तरह से रोज वो नए नए बहाने बना करके अब प्रकाश के करीब जाना चाहती है। एक वो समय था जब प्रकाश के हाथ गंदे थे तो बड़ी मतलब देखना भी नहीं चाहती, हाथ मिलाना तो दूर, मतलब ये कोशिश करती है कि वो हाथ छुए भी ना प्रकाश से। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि वही उसका बच्चा है तो वो खुश हो जाती है और एक दिन बच्चे का जो एनुअल फंक्शन होता है वहां पर इस तरह कामिनी अपने बच्चों को पाने के लिए बहुत कोशिश करती है, बहुत प्रयत्न करती है। उसकी जो सोई हुई ममता है वो जाग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। एक दिन अनिल जो है वो राधिका को लेकर वहां से अपने
शहर दिल्ली वापस जा रहा होता है, श्रीनगर को छोड़ना चाह रहा होता है, तभी कामिनी को ये पता चलता है कि वो तो चले गए हैं और किस तरह से वो गाड़ी लेकर जाती है और रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए। और बच्चा भी गाड़ी से उतर कर आता है। उसने बच्चे को एरोप्लेन दिलाने का एक वादा किया था, उस एरोप्लेन को वो वहां पर बच्चे को देती है और किस तरह से कामिनी जो है वो हाथ मलकर रह जाती है। बहुत ही मतलब द्रवित हो जाता है ये दृश्य देख करके कि जो उसका अपना बच्चा होता है वो उसे अपना बच्चा नहीं कहती। और इस तरह से जो अनिल है अपने बच्चे को लेकर राधिका के साथ वहां से चला जाता है और सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं होता। इस कहानी में यही दिखाया है कि एक बार जो बातें हो जाती है उस पर विचार करना आवश्यक है। अगर समय निकलने के बाद आप पछता रहे उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पूरी फिल्म में जो दर्शकों की आंखें हैं वो द्रवित हो जाती हैं। गाने शानदार हैं और हमेशा हमारे मन में गूंजते रहते हैं। एक माँ की ममता क्या होती है वो दिखाया है। भले ही आज कामिनी के पास सब कुछ है लेकिन उसकी जो अपनी प्यारी चीज थी, अपना पति था, अपना बच्चा था, वो उसके पास नहीं है। तो इस कहानी की यही एक बात है जो हमें सिखा गई कि अपनेपन के साथ हमें रहना चाहिए, प्यार को जो है एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। तो और बहुत ही अच्छा संदेश जो है इस फिल्म ने हमें दिया है। और कहानी का एंड तो अच्छा ही है लेकिन एक माँ की जो ममता है वो इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से वो हाथ मलती रह जाती है सिवाय पछतावे के। उसके पास, कामिनी के पास कुछ नहीं होता और यहीं पर जो है फिल्म जो है वो खत्म हो जाती है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को उपासना जग्गा का नमस्कार।